रुड़की के देहात क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। भगवानपुर कलियर गंगहर क्षेत्र में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है। इस दौरान कई मकान मालिकों के चालान भी काटे गए हैं। बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर ये चालान काटे गए हैं। पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है ताकि बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा सके। और कोटद्वार में गुलदार की दहशत बढ़ गई है। लालपुर और पदमपुर इलाके में गुलदार का आतंक है। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और पूरे इलाके में खौफ है। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों को बाकी दुनिया से जोड़ने में अल्मोड़ा हल्द्वानी का अहम रोल है, लेकिन कुमाऊं की लाइफलाइन पर क्वारब के पास ब्रेक लगा हुआ है। क्या है ये मामला, रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर क्वारब के पास दरकती पहाड़ियां मुसीबत बन गई हैं। बीते करीब 1.5 महीने से हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के ट्रीटमेंट के लिए रात को प्रशासन हाईवे पूरी तरह बंद कर देता है। क्वारब पुल का जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए हमने टीएसडीसी की टीम मंगाई थी, भूगर्भ शास्त्रियों को भी बुलाया था, बहुत सारे लोग सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आई थी और हमारे एनएच के लोग और हमारे पीडब्ल्यूडी के लोग, सारे लोगों ने, बहुत सारा प्रशासन, जिला प्रशासन, सबने इसमें अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। मगर अभी हमारी टीएसडीसी ने इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए डीपीआर बनाई है और डीपीआर को हम सेंशन करते हैं। 2010 से घटना हो रही थी और इस समय एक ट्रिगरिंग हो गई है और काफ़ी तेज़ी से मलबा आ रहा है। रात्रि में तो हम लोगों ने यातायात बंद किया हुआ है और इस पे एनएच कार्रवाई कर रहे हैं। एनएच के अधिशासी अभियंता से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन में इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। हाईवे निर्माण की वजह से रात को सड़क बंद की जा रही है, जिसके खिलाफ अब कारोबारी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। दरअसल रात को हाईवे बंद होने की वजह से कारोबारियों का सामान नहीं आ पा रहा और सड़क खराब होने की वजह से पर्यटक भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कारोबारियों का कहना है कि 1.5 महीने से हाईवे को रात में बंद किया जा रहा है, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। जब से रात का समय ही टूरिस्ट का रुकने का समय होता है और 8 से 6 बजे तक हमारा रोड काफ़ी समय से बंद हो रहा है। बंद होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंद हो रहा है, अगर वहाँ पर काम भी चला और फटाफट उसको काम कंप्लीट किया जाए तो अच्छा रहेगा। अब रोड खाली बंद हो जाए और सुबह और कुछ काम ना चले तो इसमें पूरे पर्यटन, अल्मोड़ा शहर, सारा जिला और आगे पहाड़ों को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। तो हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसको शीघ्र ही बंद कर रहे हैं तो इसमें काम भी स्टार्ट कराएं। अगर वहाँ पर कुछ काम स्टार्ट नहीं होगा तो व्यापार मंडल, अन्य संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है होटलों को भी हमें बंद करना पड़े कुछ टाइम के लिए। कुमाऊं की लाइफलाइन क्वारब पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी भारी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में टिहाड़ू में हॉट मिक्स प्लांट लगाने का विरोध तेज हो गया है। दोनों का कहना है कि हॉट मिक्स प्लांट के भारी वाहन पुल से गुजर रहे हैं, जिससे पुल पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि ये पुल धनारी क्षेत्र की लाइफलाइन है और अगर ये टूट गया तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो हमारे ये डांडा माजब की रोड बनी है। हाँ। और जब से अगर ये पुल टूट जाता है तो फिर हमारा जो है कई परेशानी होती है। हाँ। तो हमारा आने जाने का कोई जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में घर में बनी कथित मस्जिद पर बवाल का विरोध बढ़ता जा रहा है। कथित मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय सेवा संघ ने प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि वो 2 महीने से मस्जिद को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए जहां प्रशासन ने बेरीनाग में धारा 163 लागू की है, वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। संघ के कार्यकर्ता प्रशासन से उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर माने हैं।
विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। और टिहरी पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3.5 किलो चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करों को नरेंद्र नगर से पकड़ा है, जो नशे की खेप को हरिद्वार सप्लाई करने जा रहे थे। ये सभी तस्कर हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी से चरस लेकर हरिद्वार की ओर जा रहे थे। 5 नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और 5 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और वहीं हरिद्वार वन विभाग ने एक बड़े वन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 4 तस्कर को भी गिरफ्तार करने के लिए वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल कर ली है। गिरफ्तार किए गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले और पिछले 1 महीने से हरिद्वार के जंगलों से कीमती खेर की लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। हरिद्वार वन विभाग की पतरी रेंज से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से खेर की लकड़ियों के 32 नग भी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। हरिद्वार शनिवार को पूरे राज्य में धूमधाम से उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी विभागों को साथ लेकर नीतियां बनाई जाएंगी। वहीं राज्य में आपदा की वजह से सड़कों और पुलों को ध्वस्त होने पर आवाजाही सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे, उनको तय पुरस्कार राशि के अलावा उनकी ही धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्य में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल नवंबर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल से कर दी गई है। राज्य में युवाओं के स्वर्गीय विकास के लिए एक युवा नीति बनाई जाएगी। कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। कल उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी गर्मियों की राजधानी गैरसेन भी पहुंचे और यहां भी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। गैरसेन में सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है और ये भी कहा कि भू कानून पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें भू कानून के लेकर बात होगी और साथ ही एक्सपर्ट्स की भी राय ली जाएगी। पलायन आयोग चूंकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूंकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। और भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएं रही हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नीतियां देश भर के लिए उदाहरण बन रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
24 साल का सफर तय करने के बाद शनिवार को उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार के चरणों में बैठकर विश्वास व्यक्त किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है और उत्तराखंड ने उनके विश्वास को सही साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश यूसीसी की जरूरत महसूस कर रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण समेत अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में केंद्र के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का अर्थ सही मायनों में उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और मोदी जी का पल पल इस राज्य के विकास में वो अपना पूरा समय देते हैं। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के पास मारी जाती है उनको तत्काल स्वीकृति प्राप्त होती है, धनराशि प्राप्त होती है। और आज जो स्वरूप उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है डबल इंजन के रूप में, उस स्वरूप में मोदी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। अब हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने खूब सारा प्यार और अपनत्व दिया है। हम भी इसी भावना के साथ देवभूमि की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 9 आग्रह किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, तो वहीं 4 आग्रह उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए हैं। पीएम ने उत्तराखंड के लोगों से कहा है कि स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। वहीं पर्यटकों से कहा है कि धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, नियमों, कायदों और वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में तो नौलों, धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नालों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। के पुराने घरों, जिन्हें आप तीवरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं।
इन घरों को भूले नहीं, इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में जौहरी संस्कृति के रंग बिखर रहे हैं। दूर दूर से कार्यक्रम में लोग पहुंच रहे हैं और यहां कलाकारों ने भी समा बांधा। जो भूमि की सेवा करूला, जो भूमि की सेवा करूला, आहारे की रक्षा करी, बोलो निहाल। ये रंग भारत तिब्बत चीन सीमा के हैं। ये रंग देवभूमि की जोहरी संस्कृति के हैं। वो संस्कृति जो सदियों से भारत की आन बान शान की हिमालय के उत्तरी छोर पर गवाह रही है, जिसके रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हो रहे जोहार महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और ये 15वां जोहार महोत्सव है। ये हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बच्चे हमारे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में लोगों का पलायन हो गया है, तो हम वो चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अपने मिट्टी से जुड़े, अपने गांव से जुड़े बच्चे। तो हम अपना खान पान, अपना जो रहन सहन, पहनावा, ये चीज हम यहाँ पे इसके जरिए सिखा रहे हैं। पिछले 15 सालों से लगातार जारी इस जोहार महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें इन जनजातियों से जुड़े हुए सभी वो लोग पहुंचते हैं जो देश विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हैं या बड़े व्यापार करते हैं। एक तरह से ये महोत्सव हल्द्वानी में मिनी जोहार घाटी सा माहौल तैयार कर देता है। खास बात यह है कि इस महोत्सव से जोहार की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख रही है। युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसको ज़रूर से फॉलो करें। हमारे जो पुश्तैनी और पुरखों ने हमें संस्कार दिए हैं, और मेरे ख्याल से जोहार एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने हार्डवर्किंग, इतने ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और उनके अंदर प्रेम बहुत है। क्योंकि आप अगर देखते हैं देवता जहाँ रहते हैं वहाँ देवभूमि के गुण आए जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे महोत्सव महज मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं। पिछले 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने जो भी प्रगति की है, उसमें जोहार के जज्बे का बड़ा हिस्सा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चमोली की नीति माड़ा घाटी के भोटिया जनजाति के लोगों ने कार्यक्रम किया। बिरही में जनजाति समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भोटिया जनजाति के लोग पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को एकजुट करने और समस्याओं के बारे में चर्चा करके उनके समाधान के लिए काम करना है। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक कलाकारों को भी बुलाया गया। इसका एक लक्ष्य और है कि जनजाति समुदाय में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो चर्चा पर चर्चा होनी है, और उसके बाद उससे क्या बिंदु निकल करके आएंगे उसका रोड मैप तैयार होना है। जो जनजाति के गांव है ऊपर, जो 6 महीने हमारे ग्रीष्म काल में घाटी में चले जाते हैं, और 6 महीने जब हम नीचे शीतकाल में अपने प्रवासों पर आते हैं, तो वहाँ पे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस दिक्कतों को जूझते हुए आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ के बेहतरीन स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का खान पान स्वाद का खजाना तो है ही, इसमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता ज्यादा होती है। नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल की भीड़ पहाड़ के खाने का स्वाद ले रही है। इस फूड फेस्टिवल में मंडुए की जलेबी भी है तो पहाड़ के बिच्छू घास के कोफ्ते भी। स्वाद का तड़का ऐसा लगा है कि लाल चावल गहत की दाल के साथ भट्ट की चुड़कानी और रायता पर्चकों को खूब भा रहा है। यहाँ ये पूरा फेस्टिवल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो खाना है वो बिल्कुल ही जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी गांव में आ गए हैं। वही खुशबू, वही मिठास इस खाने में है, और ये सारा एफर्ट बहुत ही अच्छा है। हमने हिमालयन ट्राउट यहाँ देखी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, और जो यहाँ एक मंडुए की जलेबी है, यू शुड ऑल्सो ट्राई, इट्स वेरी गुड। और पहाड़ी थाली हमने खाई है,
and we are very delighted to have this good food. पहाड़ के खान पान को प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों को परोसा गया और इन व्यंजनों के फायदे भी पर्यटकों को बताए गए। कई पर्यटक तो इन खानों का स्वाद लेकर इनकी रेसिपी तक जानने लगे। जो उत्तराखंड का अपना फूड का कल्चर है, हर साल होटल एसोसिएशन इसको करवाती है। इस बार भी उनके सहयोग से एक फूड कोर्ट यहाँ बनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट के बीच में उसको नई पहचान मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इनफैक्ट हमसे सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ है और ये चीज़ कैसे बन रही है। स्पेशली जो मटन का भुटवा और जो मडवे का हलवा हमने यहाँ पर लोगों को खिलाया या बड़ील भांग की चटनी के साथ, उसको काफ़ी पसंद है। बहरहाल पहाड़ी खाने स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। यहाँ की दालों से लेकर पहाड़ उत्पादों में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और अगर ऐसे ही प्रमोशन होता रहा तो पहाड़ का स्वाद दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के बीच कितना लोकप्रिय है, इसका अंदाजा इसकी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग से लगाया जा सकता है। ये पर्यटन जोन हालांकि 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इसकी 18 दिसंबर तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि ये जोन 18 दिसंबर तक पैक हो चुका है। इसकी 45 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग हर संडे को खुलती है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर को खुलने जा रहा है। इसके लिए जो समस्त आवश्यक तैयारियां हैं, रेस्ट हाउस रिपेयर, सड़क मरम्मत कार्य आदि पूर्ण कर लिए गए हैं और जो बुकिंग का सवाल है, जहाँ तक वहाँ 18 दिसंबर तक ये सारी बुकिंग्स, सारे जोन्स नाइट स्टे के लिए फुल हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस तरह से धीरे धीरे आपके आसपास की चीजों को प्रभावित कर रहा है, इसका उदाहरण है सांप के काटने और भालुओं के हमले की बढ़ती घटनाएं। इन घटनाओं का ग्लोबल वार्मिंग पर क्या संबंध है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सांप और भालू के हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई हैं तो सांप के काटने से हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांप की। पिछले 5 सालों में सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई, जबकि 514 लोग घायल हुए। वो भी तब जबकि यहाँ पर विषैले सांपों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों पर लंबी रिसर्च कर चुके भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक रमेश चिन्नास्वामी ने इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कारण माना। उनका कहना है कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लिहाजा ठंड से बचने के लिए सर्दियों में सांप बिलों में घुस जाते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण अब सांप सर्दियों में भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लिहाजा उनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसका टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए वो विंटर का समय पे भी वो एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो ह्यूमन स्नेक नेगेटिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का यही प्रभाव भालुओं पर भी देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक भालू का हाइबरनेशन पीरियड माना जाता है, यानी इस समय में भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन अब भालुओं का शीत निद्रा में जाने का समय भी कम हो गया है, यानी कि उनको अब उस सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है जो उन्हें शीत निद्रा में जाने को मजबूर कर दे। हालत ये है कि अब पूरे 12 महीने भालू इंसानी बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं। तो अभी पहले से 5 महीना था उनका हाइबरनेशन, अभी तो वो 2-3 महीना तक कम हो गया है। इसका मतलब दिसंबर और जनवरी में भी हम भालू को देख सकते थे, वो घूम रहा है इधर उधर, वो हाइबरनेशन में विंटर स्लीप में वो नहीं चल रहा है। इसके वजह से उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, इसलिए विंटर में भी वो ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट अभी ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में भालुओं के हमले में पिछले 5 सालों में 9 लोगों की मौत हुई है, तो 341 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य को बल्कि उसके चारों ओर रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ सांप और भालुओं का है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।